हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं असबनी अंगबार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके कैरियर क्लासेस में। तो साथियों, आज हम लोग जो पढ़ रहे थे ग्रामीण विकास, उसका अगला क्लास लेकर आए हैं। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक आपके लिए मोटिवेशन कोड है कि यदि आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल होना है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है, अगर आपको ज़िंदगी में वास्तविकता में कोई आपके बहुत बड़े लक्ष्य हैं और आपको बहुत बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो जितने बड़े लक्ष्य होंगे आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, या उससे बहुत ज़्यादा गुना पर मेहनत करने की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल होना है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी सफलता आपको मिलेगी। इसलिए बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिएगा, तो सफलता आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है ग्राम विकास का, एक क्लास दूसरा है। तो इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे देखिए। तो हम आज जानेंगे ग्रामीण समुदाय का संस्कृतिकरण क्या है, पश्चिमीकरण क्या है और आधुनिकीकरण क्या है। तो ग्रामीण समुदाय में ये तीन चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कृतिकरण की। तो ये संस्कृतिकरण है, इसकी अवधारणा एक बहुत बड़े आपके थे व्यक्ति, M.N. श्रीनिवास। ये बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, इन्होंने की थी। M.N. श्रीनिवास जी ने दी थी संस्कृतिकरण की अवधारणा। और जो पश्चिमीकरण है, ये क्या होता है? ये होता है पश्चिमी देशों से प्रभावित होकर अपने जीवन स्तर में परिवर्तन करना, पश्चिमीकरण कहलाता है। आधुनिकीकरण क्या कहलाता है? आधुनिकीकरण वो होता है, यानी विचारों में परिवर्तन ही आधुनिकीकरण कहलाता है। हमारे विचारों में जो परिवर्तन है वही हमारा आधुनिकीकरण है। ठीक है, विचारों में परिवर्तन ही आधुनिकीकरण होता है या कहलाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जानते हैं आइए इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम लोग संस्कृतिकरण की, तो संस्कृतिकरण क्या होता है। तो इसका पहले तो आप जानते हैं अवधारणा M.N. श्रीनिवास जी ने दी थी ग्रामीण संस्कृतिकरण की। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत समाज का जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग का मतलब ये कुछ ही नीचे जाति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो निम्न वर्ग बहुत तरह से हो सकता है, चाहे वो हमारा सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से, चाहे वो समाज में थोड़े पिछड़े हुए हैं, चाहे आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं या राजनीतिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं, तो वो सारे लोग आपके निम्न वर्ग के हो जाएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, समाज का जो निम्न वर्ग है वो उच्च वर्ग की श्रेणी में आने के लिए हमेशा प्रयास करता है। तो वही इसी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं या कल्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो कल्चराइजेशन से लाभ क्या होता है, फिर से एक बार समझिएगा कि सपोज दैट जैसे आपके गांव में आपने देखा होगा या कहीं भी जहाँ भी आप रहते होंगे, वहाँ पे जो आपसे या मान लिया कोई जैसे नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं या नॉर्मल लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी दशा नहीं है, सामाजिक स्तर बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो हमेशा सोचते हैं कि मैं अपने से ऊपर या अपने से हाई क्लास की तरह बनूँ या अपने से हाई क्लास की तरह दिखूँ या अपने से हाई क्लास मेरे पास पैसा हो, हमेशा वो व्यक्ति कोशिश करते हैं। तो इसी पूरी प्रोसेस को ही हम लोग संस्कृतिकरण कहते हैं। आपने देखा होगा पहले गांव में, शुरुआत में गांव में जैसे किसी घर पे टीवी आता था तो हम लोग पूरे मोहल्ले के लोग उसके घर पे टीवी देखने पाते थे। फिर धीरे धीरे गांव में और टीवी आई, उसकी देखा धुनी। जैसे ही गांव में पहले किसी की शादी में गाड़ियाँ मिलती तो फिर धीरे धीरे मोटरसाइकिल सब लोग लेने लगे, फिर कारें लेने लगे लोग जॉब वाले, अब धीरे धीरे कारें सब लोग लेने लगे। तो ये धीरे धीरे एक दूसरे की देखा धुनी और अपने से उच्च में जाने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसी पूरी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण या कल्चरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो कल्चराइजेशन से कुछ लाभ होते हैं, कुछ इसके फ़ायदे होते हैं, तो वो जानिए। इससे होता क्या, संस्कृतिकरण से क्या क्या लाभ होते हैं। एक तो इससे जीवन स्तर में सुधार आता है, पहली बात। दूसरा, सामाजिक भेदभाव में कमी आती है, जब समाज के लोग एक से होने लगेंगे तो इससे भेदभाव में कमी आएगी सामाजिक। तीसरा क्या होता है, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, इन सब में भी परिवर्तन आता है। अगला, निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं वो उच्च वर्ग की तरफ धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड या पूजा पद्धति में भी व्यापक परिवर्तन होता है इनका, या करते हैं। ठीक है, अब संस्कृतिकरण के कारक क्या हैं या क्या क्या इसके फैक्टर हैं, क्या क्या रीज़न हैं। सबसे पहला, एक तो आदमी संस्कृतिकरण इसलिए चाहता है इससे उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े। शिक्षा के लिए भी आदमी संस्कृतिकरण करता है, शिक्षा उसको प्राप्त हो अच्छे लेवल की, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े। उससे समाज में जागरूकता आती है, जागरूक होते हैं। आरक्षण जो होता है
उसमें थोड़ा सा लोग अपने आप को फिर अच्छा बना लेते हैं, आरक्षण में भी। ये सारे कारक हैं, ये सारे सांस्कृतिकरण के रीज़न हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा, जागरूकता या आरक्षण या भूमि सुधार या मताधिकार या ग्रामीण संरचना में परिवर्तन या गरीबी उन्मूलन या जीवन यापन मूल्य, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे, ये सांस्कृतिकरण के कारक हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से या इन सारे कारणों से सांस्कृतिकरण होता है। ठीक है, शिक्षा की वजह से, सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से, जागरूकता की वजह से, आरक्षण की वजह से, भूमि सुधार की वजह से, मताधिकार की वजह से, ग्रामीण संरचना में परिवर्तन की वजह से या गरीबी उन्मूलन की वजह से। तो ये सारे कुछ फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सांस्कृतिकरण। ग्रामीण समुदाय का सांस्कृतिकरण हमने पढ़ लिया। अब ग्रामीण समुदाय में आपने देखा होगा पश्चिमीकरण एक चीज़ होती है। पश्चिमीकरण क्या होता है? वेस्टर्न कल्चर कह सकते हैं इसको या वेस्टर्लाइजेशन कह सकते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब ये कहाँ से आया, पश्चिमीकरण होता क्या है? जो पश्चिमी देशों से प्रभावित होकर हमारे और आपके जीवन स्तर में जो भी परिवर्तन आए हैं उसको पश्चिमीकरण कहते हैं। तो ये क्यों आए? पश्चिमीकरण के क्या क्या कारक थे? सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं, तो यूरोपीय जो औपनिवेशिक कंपनियों का जो आगमन हुआ भारत में, तो उनसे बहुत कुछ हमने सीखा या उनसे बहुत कुछ हमने पाया। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन। ईसाई मिशनरियाँ भारत में आए, उन्होंने अपने यहाँ पे स्कूल बनाए और अपना ईसाई धर्म का यहाँ पे प्रचार किया, अपने धर्म को बढ़ाया, तो उससे हमने बहुत कुछ सीखा। तीसरा, भारत में साहित्य, कला एवं संस्कृति की बहुत ज़्यादा भूमिका रही पश्चिमीकरण में। और इसके अलावा जो टेलीविज़न है या चलचित्र है या जो इंटरनेट वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो इससे भी हमने बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को लिया। एक पॉइंट और भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, टेलीविज़न या चलचित्र या इंटरनेट, इंटरनेट, ये आपका चौथा कारक हो जाएगा। ठीक है, या इंटरनेट। तो इन सारी वजहों से भी कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण हमारे यहाँ हावी हुआ है। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे कारक या फैक्टर। अब इससे परिवर्तन क्या हुआ हमारे भारतीय गाँव में या भारत के समाज में या ग्रामीण समुदाय में हमारे? एक तो इससे क्या हुआ, पश्चिमी कल्चर हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। एक तो हमारा इससे वेशभूषा में परिवर्तन आया। जैसे हम लोग आज पैंट शर्ट पहनते हैं या टी शर्ट पहनते हैं, लोअर पहनते हैं, तो क्या ये पहले के हमारे दादा परदादा पहनते थे? पहले धोती कुर्ता पहना जाता था, पाजामा कुर्ता पहना जाता था, साड़ियाँ पहनी जाती थी लेडीज़ों में। लेकिन आज क्या लग रहा है, ये लोग हम लोग पहनते हैं बहुत कम। तो सबसे हमारी वेशभूषा में परिवर्तन आया है, सबसे पहली बात। दूसरा, हमारे खान पान में परिवर्तन आया। पहले हम लोग सादा खाना खाते थे, गाँव में क्या चटनी से रोटी खा ली, सिरका से रोटी खा ली, या फिर आपकी पानी वाली रोटी खा ली। आज कह दोगे तो लोग हंसेंगे यहाँ पर। आज क्या है, मोमो आ गया, पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया है। गांव में पढ़ाई नहीं पहुंची है, लेकिन गांव में आपके लिए मोमोज मिल जाएंगे, चाउमीन मिल जाएगी। तो ये क्या है, हमारे इससे खान पान में भी परिवर्तन आ गया पश्चिमीकरण से। और हमारे विवाह में भी परिवर्तन आया। आप देखते होंगे पहले विवाह पारंपरिक तरीके से बहुत अच्छे से किए जाते थे विवाह। अब आज क्या है, विवाह कैसे होते हैं, वो राउंड वाली स्टेज आपने देखी होगी, लड़का लड़की एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और राउंड ही राउंड में पूरी बारात हो जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये सब हमारा पश्चिमीकरण का ही असर है। ठीक है, विवाह में परिवर्तन भी आए हैं, शिक्षा में भी परिवर्तन बहुत सारे आए हैं। हमने वेस्टर्न देशों से बहुत कुछ सीखा है और हमारे शिक्षा में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन हमने वहाँ से करे हैं। अगला, हमारे जीवन स्तर में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, हमारे जीवन स्तर में बहुत ज़्यादा सुधार हुए हैं। इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति में थोड़े परिवर्तन आए। ये एक अच्छी बात है कि स्त्रियों के जो स्तर है उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ। स्त्रियों के लिए बहुत सारी समानताएं हुई। पहला जो हमारा भारतीय समाज था, वहाँ पे स्त्रियों के लिए समानता नहीं थी, स्त्रियों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था उसमें। लेकिन जब से वेस्टर्न कल्चर आया, इसमें स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा समानताएं मिली या स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी। तो ये एक अच्छी बात थी। ठीक है, इसके अलावा लास्ट बात करें तो मनोवृत्ति या अभिवृद्धि में परिवर्तन हुआ। कह सकते हैं हमारा जो एटीट्यूड है या हमारी जो मनोवृत्ति है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। तो ये सारा कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण का ही प्रभाव है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली, वेस्टर्न कल्चर भी समझ लिया, वेस्टर्लाइजेशन भी समझ लिया, दो चीज़ें आपने ग्रामीण समुदाय में समझ ली। अब तीसरी बात आती है आपकी आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण क्या होता है या मॉडर्नाइजेशन क्या होता है या मॉडर्न कल्चर क्या होता है? तो इसमें क्या है, मॉडर्न कल्चर वही है जो हमारे विचारों में परिवर्तन है या जो हमारे विचार अच्छे हो रहे हैं या आधुनिक हो रहे हैं, पहले से रूढ़िवादी नहीं हो रहे हैं, तो वही हमारे विचारों में परिवर्तन ही आधुनिकीकरण कहलाता है। अभी आधुनिकीकरण दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिकतावादी
या भौतिकवादी, और दूसरा वैचारिकतावादी। तो भौतिकवादी पहले समझ लेते हैं। भौतिकवादी में क्या क्या है। भौतिकवादी में हमारे आधुनिकीकरण में आ जाता है जो कृषि में हमारे बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण हुआ है या हमारे जो मशीनीकरण हुआ है, तो वो ही हमारा भौतिकतावादी आधुनिकीकरण है। इसके अलावा हमारा जो औद्योगिकरण हुआ है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है या बहुत ज़्यादा नगरीकरण हुआ, बहुत ज़्यादा शहरों का डेवलपमेंट हुआ है, तो ये भी हमारा आधुनिकीकरण की ही एक हिस्सा है, भौतिकवाद है। इसके अलावा हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। पहले लोग घर में पैसा रखते थे, लेकिन अब बैंकों में रखते हैं, तो बैंकिंग व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। ये भी हमारा आधुनिकीकरण का भौतिकतावादी का उदाहरण है। या हमारा जो लोक प्रशासन है या जो हमारा शिक्षा का प्रसार है, तो ये सारा हमारा भौतिकतावादी में ही आता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वैचारिकता की, तो वैचारिकता में आता था हमारा, वैचारिकता में जो हमारे विचार हैं, जो हमारे लिए स्वतंत्रताएँ दी गई हैं, तो कह सकते हैं जो हमारा आधुनिक लोकतंत्र है या हमारा संविधान है, तो इसमें हमारे लिए वैचारिकता की बहुत सारी स्वतंत्रता मिली है। ये आधुनिकीकरण में ये वैचारिकता आती है, जिसके अंतर्गत आधुनिक लोकतंत्र में बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ है। तो वो क्या क्या है। आधुनिक लोकतंत्र के बनने से क्या क्या हमें फ़ायदे हुए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें मिली। पहले हमें स्वतंत्रता नहीं थी, ना हम अपने विचार रख सकते थे खुल के, ना आप अपनी अभिव्यक्ति रख सकते थे, अपनी बात भी नहीं कह सकते थे, ना अपने हिसाब से लोगों को विश्वास कर सकते थे, ना हम कोई अपने हिसाब से धर्म मान सकते थे, ना किसी की अपने हिसाब से पूजा कर सकते थे। यानी हमारे लिए पहले कोई स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे लिए आधुनिक लोकतंत्र के हिसाब से वैचारिकता की या आधुनिकीकरण की स्वतंत्रता मिली, तो हम अपनी बात आराम से कह सकते हैं। ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और क्या क्या मिला। समानता, स्वतंत्रता व बंधुता मिली। ठीक है। तो ये भी हमारे आधुनिक लोकतंत्र की पावर है। अगला, हमें अपने संविधान या आधुनिक लोकतंत्र से मौलिक अधिकार मिले। हम अपनी बात रख सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। रूढ़िवादी प्रथाएं जो थीं उनका उन्मूलन भी हुआ, इनके ऊपर बहुत सारे कानून बने, जैसे सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह है, इन सब का पहले प्रचलन था। धीरे धीरे ये सब खत्म हुए। ये तो अंग्रेजों के समय में ही खत्म हो गया। ठीक है। अंग्रेजों ने इस पर कानून बनाए। ठीक है। तो सती प्रथा अंग्रेजों ने ख़त्म करी, विधवा पुनर्विवाह उन्होंने लागू किया, तो एक अच्छी बात थी। लेकिन आज भी गाँव में कुछ जगह रूढ़िवादिता है, विधवा लोग का विवाह पे लोग आज भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करते हैं। लेकिन आज भी पादा प्रथा चल रही है, ये भी एक कुप्रथा है, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म ये भी हो जाएगी। तो जो आपकी पर्दा प्रथा है उसका आज भी कहीं ना कहीं गांव में देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें न्याय का आदर्श ये भी मिला, और इसके अलावा हमें महिलाओं की स्थिति में सुधार ये भी चीज़ मिली। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आधुनिकीकरण का ही बात है, जिसकी वजह से इतना आज हम लोग आधुनिक हो पाए या अपने विचारों में हमारे परिवर्तन हो पाया है। कहीं ना कहीं ये हमारे वैचारिकता की ही बात है, या हमारे आधुनिक लोकतंत्र की पावर है ये। ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे संविधान की ये पावर है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि ग्रामीण समुदाय में संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण क्या है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नहीं, समाप्त नहीं होता, थोड़ा सा हम और जानेंगे, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग जनगणना की बात करें, तो आप लोग भी जानते हैं कि लास्ट टाइम जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, उसी की ये आंकड़े हैं। अगर हम दशकीय वृद्धि दर की बात करें उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या की, तो उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वो हमारी 20.9% है। और हम साथ साथ में भारत का रेशियो भी लेके चलेंगे। जो भारत में दशकीय वृद्धि दर है ये 17.7% है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो दशकीय वृद्धि दर है वो 20.9% है, और भारत में 17.7% है। ठीक है। अगर हम जनघनत्व की बात करें कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो वही उसका जनघनत्व कहलाता है। एक स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में कितने लोगों का निवास है, उनकी जो संख्या होती है वह उसका जनघनत्व कहलाती है। अगर हम उत्तर प्रदेश के जनघनत्व की बात करें तो 829 व्यक्तियों का है। अगर संपूर्ण भारत की करें तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व है। अगर जनसंख्या लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 912 है प्रति 1000 बालकों पे, और भारत का बात करें तो 943 है। यानी कि अगर हम 1000 जेंट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या लिंगानुपात है वो 1000 जेंट्स पे 912 महिलाएं हैं। संपूर्ण भारत की बात करें तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। तो कह सकते हैं यूपी वालों, ध्यान से सुन लो कि 1000 पे मात्र 912 ही महिलाएं हैं। यानी कि 88 लोगों को कुंवारे ही रहना पड़ेगा।
योगी और मोदी जी की तरह ही जीवन बिताना पड़ेगा। कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारनी पड़ेगी संत महात्माओं की तरह, या लड़ुआ बन के अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की यह हालत है, 912 ही महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के। ठीक है। अगर हम लोग साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो 67.7% है, यानी 67.7% है। संपूर्ण भारत की साक्षरता जो है 73% है। तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता है उसमें पुरुषों की साक्षरता की बात करें अगर, वो 77% है, और महिलाओं की बात करें तो वो 57.2% है। ठीक है, 57.2% है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें शिशु लिंगानुपात की, कि अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 1000 बेबियों में कि कितने बेबी गर्ल हैं और कितने बेबी बॉय हैं। तो उत्तर प्रदेश में बेटा 902 बेबी बॉय जन्म लेते हैं, 902 बेबी गर्ल जन्म लेती हैं 1000 बच्चों के। ठीक है, यानी कि 98 बेबी बॉय ज़्यादा हैं जो उत्तर प्रदेश में बच्चे जन्म लेते हैं उनमें। ठीक है, 1000 में से 902 जो बच्चे जन्म लेते हैं वो गर्ल्स की संख्या है या बेबी गर्ल्स की संख्या है। जो 1000 बेबी जन्म लेते हैं उनमें से 902 बालिकाएँ हैं या शिशु हैं। कौन से शिशु हैं? वो गर्ल्स शिशु हैं। ठीक है। संपूर्ण भारत के अगर लिंगानुपात की बात करें तो 929 हैं और उत्तर प्रदेश की 902 हैं शिशु लिंगानुपात। भाई साहब समझ सक रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक होने वाली है। अगले बात करें, अगर अनुसूचित जाति की बात करें कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति कितनी है, तो आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो अनुसूचित जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा होगी। तो अनुसूचित जाति संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर 100% जनसंख्या है तो उसमें से 20.7% एससी जाति है या अनुसूचित जाति है। संपूर्ण भारत के परसेंटेज की बात करें तो चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का एससी जातियों में। ठीक है, परसेंटेज में। अब बात करें एसटी की, कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत है, तो भैया ये कम है। उत्तर प्रदेश में जो एसटी जाति हैं वो 0.6% हैं। संपूर्ण भारत में 30वां नंबर है। ठीक है, एसटी में। एसटी हमारे यूपी में कम है। आपको बता दें, अगर आपसे सवाल आ जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एसटी कहाँ पाए जाते हैं, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटी के लोग पाए जाते हैं, वो है हमारा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, जो कि अपनी सीमा 4 राज्यों से मिलकर बनाता है। ठीक है, और ये भारत का पूरब, आपका कह सकते हैं पूरब नहीं है, पूरब दक्षिण का सबसे दक्षिणी राज्य है सोनभद्र। सबसे दक्षिणी हमारा जो ज़िला है वो सोनभद्र है। तो इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसमें जनजाति पाई जाती हैं। ठीक है। अब अगर बात करें आगे, जनसंख्या वाली बात होगी उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक संरचना की, तो उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक संभाग पाए जाते हैं, जिनको आपने अभी नहीं पढ़ा होगा शायद, इनको इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ये आपने नहीं पढ़े होंगे। तो ये 11 हैं इनकी संख्या। मंडलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। जिला की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिला हैं। नगरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 915 नगर हैं। ग्राम पंचायतों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये 58,194 हैं, और कुछ आंकड़ों के अनुसार 59,002 हैं। तो ये आंकड़े बेटा एक्यूरेट नहीं होते हैं, ये आंकड़े आगे पीछे थोड़े बहुत हो सकते हैं। ठीक है, इनसे आप कोई इतना ज़्यादा विचलित मत होइएगा, इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। 59,002 हैं, कुछ जगह 58,194 लिखे हैं। बहुत सारे भूकंप समय इसमें अलग अलग लिखे हैं। ठीक है, हालांकि फिर भी ये दोनों आप याद कर लेना। तहसीलें ठीक हैं, ये तहसीलें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, तो तहसीलें उत्तर प्रदेश में 350 हैं। सामुदायिक विकास खंड की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर ब्लॉक की बात करें, इनको कहते हैं ब्लॉक, तो जो ब्लॉक की संख्या उत्तर प्रदेश में, ये हमारे यूपी में है 826 ब्लॉक हैं। अगर नगर पंचायत की बात करें उत्तर प्रदेश में तो ये 518 हैं। नगर पालिका की बात करें तो 200 हैं। नगर निगम की बात करें तो 17 हैं। 17वां नगर निगम जो बना है सबसे नया वो शाहजहाँपुर है। कुल गांव की बात करें तो ये 1,06,774 हैं। तो बेटा ये कुल गांव हैं। अगर जो आबाद गांव हैं उनकी बात करें, ये तो कुल गांव होगा टोटल, और आबाद गांव की बात करें तो 97,941 हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के हमारे कुल गांव हो गए। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा नॉर्मल सा एक परिचय। ये आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो साथियों, कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी लगातार मेहनत कीजिएगा। और बहुत अच्छे से क्लासेस चल रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेली एक क्लास दे पाऊँ, क्योंकि बेटा मेरे और भी बहुत सारे काम रहते हैं, और मैं यहाँ ऑफलाइन भी क्लासेस चल रहा हूँ, 2-3 क्लास यहाँ भी चलते हैं।
तो थोड़ा बिजी शेड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं लगातार आपको क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। और जहाँ पे मैं रहता हूँ थोड़ा ग्रामीण इलाका, थोड़ा रूरल इलाका है। नवाबगंज में हम रहते हैं, बरेली डिस्ट्रिक्ट की छोटी सी एक तहसील है। तो यहाँ पे इंटरनेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं आपके लिए लगातार ज़्यादा क्लासेस नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, तो ठीक है साथियों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो ये आपका ग्रामीण जो हम पढ़ रहे थे आपके लिए ग्राम विकास वाले टॉपिक, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है साथियों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।